नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ और एक लंबे ब्रेक के बाद आप सबके साथ में यहाँ पर आई हूँ। लंबा ब्रेक लिया, 4 महीने के ब्रेक के बाद आज आई हूँ और हालाँकि मैंने बीच में कुछ वीडियोज़ अपलोड की, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी क्योंकि जिस तरह से रेगुलर वीडियोज़ आया करती थी, वो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब से रेगुलर वीडियोज़ आप सबको के सामने लेकर हम आएँगे। आज का मुद्दा है माफिया, डॉन, राजनेता या फिर बड़ा अपराधी या फिर मसीहा कहा जाए, मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी की मौत होती है यूपी जेल में, यूपी जेल की जो क्योंकि वो जेल में थे, हिरासत में थे और सज़ा काट रहा था मुख्तार अंसारी। 60 से ज़्यादा मुकदमे, आपराधिक मामले मुख्तार अंसारी के ऊपर चल रहे थे और मुख्तार अंसारी जिसको अगर मुसलमान समाज की तरफ से देखा जाए तो माफिया डॉन नहीं बल्कि एक मसीहा के रूप में मुस्लिम समाज में उसको देखा जा रहा है और देखा जाता आ रहा था। जिस तरह से और जिस संख्या में मुख्तार अंसारी के जनाज़े को अंतिम विदाई देने के लिए भीड़ उमड़ी, 1 लाख की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे। तो ये अपने आप में इस बात की गवाही देता है कि किस तरह से एक अपराधी, एक माफ़िया, एक डॉन मुस्लिम समाज के लिए एक बड़ा मसीहा और एक बहुत ही काबिल एहतराम हस्ती था। क्योंकि जिस तरह से हम इस पूरे मामले को देखते हैं और इस पूरे मामले का हम विश्लेषण करते हैं क्योंकि अक्सर जब भी इस तरह की कोई मामला सामने आता है, किसी भी माफिया डॉन, अपराधी या आतंकी की मौत होती है या उसकी हत्या होती है, तो यूजुअली समाज का जो हमें रिएक्शन नज़र आता है, वो यही होता है कि देखिए एक अपराधी था, एक आतंकी था, किसी को किसी-किसी को चलिए उसके परिवार वालों को अफ़सोस हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एक अपराधी का अंत हुआ और अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म से या समाज से आता हो। लेकिन क्यों मुस्लिम समाज में एक अपराधी को इस तरह से उसको इस तरह से उसका ग्लोरिफ़िकेशन किया जा रहा है, उसको एक माफ़िया गुंडे को इस तरह से इतनी बड़ी विदाई दी गई। एक वीडियो मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ, हालाँकि आपने वो वीडियो देखा होगा बट फिर भी मैं यहाँ पे आपके साथ उस वीडियो को ज़रूर शेयर करूँगी। ये वीडियो है, जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। जी, आप ये देखें, ये जो वीडियो है, ये एएनआई का वीडियो है और ये जो वीडियो है मुख्तार अंसारी के जनाज़े का वीडियो है, जिस दिन उनको अंतिम विदाई दी गई है। उनके पैतृक गाँव का है और बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं। लोग नज़र आ रहे हैं, लोग उमड़े। क्योंकि अगर हम मुस्लिम समाज, जो मुस्लिम मासेज़ हैं, उनकी बात करें, तो उनके लिए या उनकी जो मानसिकता है उसको हम समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं झुंड वाली मानसिकता होती है, झुंड में रहते हैं, झुंड में सब काम करते हैं, झुंड में हर हर चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, तो वो झुंड वाली मानसिकता जो है, वो मुस्लिम मासेस की है, वो समझ में आती है। लेकिन वो पढ़े-लिखे मुसलमान जो इंग्लिश एजुकेटेड हैं, ओवैसी, आरफा, साइमा, ऐसे बड़े इंटेलेक्चुअल लिबरल लोग वो ओवैसी जैसे लोग जो मुख्तार अंसारी के समर्थन में उतर रहे हैं, आखिर ऐसे लोग क्यों मुख्तार अंसारी का समर्थन करें? ये बड़ा सवाल मेरे सामने भी है और लोग भी इस सवाल को उठा रहे हैं कि आखिर ऐसे पढ़े-लिखे लोग अब वैसे तो हम कहते हैं कि भई मुसलमान बेचारे पढ़े-लिखे नहीं हैं, कम पढ़े-लिखे हैं, उनको समझ में नहीं आता, क्या सही है, क्या गलत है, उनको डराया-धमकाया जाता है, वो बहुत डरे रहते हैं। लेकिन ये जो निडर मुसलमान हैं, जो बेखौफ हैं, जो बेखौफ होकर हर जगह अपनी बात रखते हैं, सोशल मीडिया पर, मीडिया में, सड़कों पर, हर जगह बेखौफ होकर अपनी बात रखते हैं, तो एक अपराधी को अपराधी कहने में इनको परहेज़ क्यों है? परहेज़ तो छोड़िए बल्कि ये क्यों इस तरह के अपराधियों के समर्थन में उतरे हुए हैं? समर्थन में इसलिए उतरे हुए हैं तो कहीं न कहीं वो जो मानसिकता है भारत में शरिया कानून लागू करने की, भारत को दारुल हर्ब बनाने की, वो उस मानसिकता को समर्थन देते हैं। कहीं न कहीं इस तरह के अतीक की बात करें या फिर याकूब मेनन की बात करें और या ताज़ा मामला मुख्तार अंसारी का ये हमारे सामने है। इस तरह की जो मौतें रही हैं, उनमें मुसलमानों की जो संख्या है, उनको अंतिम विदाई देने के लिए जनाज़ों में जो लाखों की भीड़ उमड़ती है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर मीम्स भी वायरल हुए हैं, जहाँ पर एक तरफ अब्दुल कलाम साहब का जनाज़ा की तस्वीर है, जहाँ पर चंद लोग हैं और जहाँ पर जिन्होंने देश के लिए कितना कुछ किया, समाज के लिए कितना कुछ किया, देश का, समाज का सर फ़ख्र से ऊपर उठाया। उनके जनाज़े में कुछ लोग नज़र आते हैं, चंद लोग नज़र आते हैं और इस तरह के माफ़िया, गुंडों, डॉन और आतंकियों के जनाज़े में लाखों की भीड़ उमड़ आती है।
तो इस तरह के जब 2 उदाहरण सामने होते हैं, जो पैरेलल्स होते हैं, उनको देखते हुए मुसलमान समाज की क्या तस्वीर बनती है? क्या समझ में आता है कि मुसलमान समाज किस तरफ जा रहा है? क्या मानसिकता रखता है? मानसिकता वही है कि मुस्लिम समाज में चाहे कम पढ़े-लिखे लोग हों या फिर बड़े अंग्रेज़ी बोलने वाले, बड़े जो विलायत से पढ़कर आते हैं और विलायतों में घूमने जाते हैं, इधर-उधर बड़े ऐशो-आराम की ज़िंदगी जीते हैं, आर-पार सायमा इस तरह के लोग, वो भी जब माफिया डॉन का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि भारत में इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन और अफ़सोस ज़ाहिर करते हैं, तो ये समझ में आता है कि वो किस मानसिकता को और जो उद्देश्य है भारत में शरिया कानून नाफ़िज़ करने का, उसको कहीं न कहीं वो समर्थन दे रहे हैं क्योंकि जो मुख्तार अंसारी जैसे लोग हैं, वो जब क्राइम में उतरते हैं और क्राइम उनका एक बड़ा पेशा बन जाता है क्योंकि हम जब मसीहा की बात करते हैं कि मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़ा मसीहा था। चलिए राजनेता है, राजनेता ने अपने ही क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया होगा, उनके लिए अच्छे काम किए होंगे, तो वो उनको मसीहा माने तो समझ में आता है। लेकिन यूनानिमसली पूरे ही भारत के मुसलमानों ने जिस तरह से मुख्तार अंसारी को एक मसीहा घोषित कर दिया और मसीहा घोषित करके लाखों की संख्या में उतर भी गए, समर्थन में उतर रहे हैं, पढ़े-लिखे, कम पढ़े-लिखे, अंग्रेज़ी बोलने वाले, मीडिया वाले, पॉलिटिशियन, इनफैक्ट ओवैसी जी तो उनके अफ़सोस मनाने भी चले गए। कोरमा खा रहे हैं, आपने सोशल मीडिया पे तस्वीर भी देखी होगी, कोरमा बिरयानी खा रहे हैं, मज़े आ रहे हैं। तो लोग अफ़सोस करने के लिए पहुँच जाते हैं पढ़े-पढ़े लिखे लोग, तो ये लोग जो सज़ा याफ़्ता एक अपराधी है और वो सज़ा याफ़्ता अपराधी वो है जिसको भारत की न्यायिक प्रणाली ने सज़ा दी है। बीजेपी ने सज़ा देकर उनको या फिर उनको अपराधी घोषित कर जेल में नहीं डाला था। उनको जेल में डाला भारत की न्यायिक प्रणाली ने, भारत की जुडिशरी ने और सज़ा की जो उनके उनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे थे, 63 मामले उनके ऊपर थे। उसके बावजूद ओवैसी जी पढ़े-लिखे विलायत से कानून पढ़कर आए हैं, आरफ़ा जी बहुत बड़ी कानून की ज्ञाता हैं, बड़ी जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो बार-बार संविधान की और देश की और अधिकारों की बात करती हैं। क्या उनको ये नहीं पता कि एक अपराधी का इस तरह से समर्थन करना, वो भारत की जो न्यायिक प्रणाली है, उसके ऊपर सवाल उठा रही हैं, उसके ऊपर प्रहार कर रही हैं कि वो नहीं मानती हैं भारत की इस न्यायिक व्यवस्था में और कहीं न कहीं वो उस व्यवस्था को लागू करना चाहती हैं, जिस व्यवस्था का वो समर्थन करती हैं या जो ख्वाब अनोखे सरीखे उनके हैं कि भारत में एक दिन शरिया कानून नाफ़िज़ होगा या जिस थ्योरी के आधार पर इस देश का विभाजन हुआ, ट्यूनिशन थ्योरी की बात करें, शरिया कानून को इस देश में नाफ़िज़ करने की बात क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ढके-छुपे तौर पर कहीं न कहीं बार-बार इस तरह की चिंगारी निकलती रहती है और जो दबे हुए विचार हैं, वो किसी न किसी तरीके से बाहर आते रहते हैं। तो पढ़े-लिखों की बात करें, कम पढ़े-लिखों की बात करें या फिर इस तरह के डॉन्स की बात करें, उद्देश्य, मकसद और मानसिकता सब एक जैसी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है बहुत सारे लोग ये लगातार सवाल उठा रहे हैं, मुझसे भी लगातार सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि अगर ये समस्या है कि इस तरह के डॉन्स हों, अनपढ़ लोग हों, बेचारे चाहे पासमानदा लोगों को भी देखो कि भई देखिए हर जिसको देखिए अनगिनत आपको वीडियो और बाइट्स मिलेंगी कि भई मसीहा थे, मसीहा थे, मसीहा थे। सबने मिलकर एक माफिया डॉन गुंडे को मसीहा घोषित कर दिया। सारे मुसलमानों ने मसीहा घोषित कर दिया, मुसलमानों के लिए मसीहा है तो फिर हिंदुओं के लिए इतना इतना घृणित क्यों है मुख्तार अंसारी? क्यों मुख्तार अंसारी से हिंदू नफ़रत करते हैं? कहीं न कहीं कुछ गलत किया है ना, कुछ गलत हुआ है। लेकिन मुसलमान उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, एक माफिया गुंडे को जिसने हिंदुओं के साथ, भारत के साथ गलत किया है या फिर हम कहें कि जो सरकार है, शासन है, उसको मुँह-तोड़ जवाब देता है, कानून को तोड़ता है, लोगों की ज़मीनें हथियाता है, लोगों को मारता, काटता है, हत्याएँ करा देता है, अनगिनत हत्याएँ। परिवार में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन पर कितनी सारी आपराधिक मामले चल रहे हैं। ऐसे परिवार को, ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई करना, मानते हैं कि भई उनके परिवार में अच्छे लोग रहे, आर्मी में हैं, आज़ादी में रहे, बहुत सारी चीज़ों में रहे, लेकिन जो इंडिविजुअल का काम है, जो उन्होंने किया, जो उनके कृत्य रहे, उसको कॉल आउट करना, इसमें कौन-सा परहेज़ है? इसमें कहाँ से आपको कोई दर्द होने लगता है? किसी ने गुनाह किया, गलत किया है, तो गलत बोलिए उसको और अगर आप गलत नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये है कि आप इस देश की
व्यवस्था, इस देश की जुडिशरी, न्यायिक प्रणाली और सरकार। सरकार से मतलब नहीं है, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं। अगर आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप भारत के संविधान के आप खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि आप संविधान में कन्वीनियंटली विश्वास रखते हैं। जब तक संविधान आपको वो आज़ादी देता है कि आप उससे मज़े कर सकते हैं, दूसरे के अधिकारों को आप कहीं न कहीं उसकी अवहेलना कर सकते हैं, उनको अपने फ़ायदे के लिए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तब तक आपको संविधान बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मकसद उस संविधान का इस्तेमाल करके उस संविधान को बदलने का है, आपको शरिया लाने का है। और सवाल यहीं पे निकल कर आ रहा था, क्योंकि मैंने एक ट्विटर पर पोस्ट किया था जो लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है, और उसके जवाब में लोगों के कई सारे सवाल निकल कर आ रहे थे, जहाँ पर लोग ये कह रहे थे कि अच्छा, हम हमें समस्या तो समझ में आ गई, लेकिन इसका हल क्या है? हल देखिए यही है कि हमने आसाम में देखा कि मदरसों को बंद कराने की बात चल रही है, और यूपी में इनफैक्ट योगी जी ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा की बात की। कई सारे ऐसे स्टेप्स जो सामने नजर आए, जो कि सरकारें ले रही हैं हमारे प्रदेशों की। लेकिन मुझे लगता है कि वो काफी नहीं है, और उससे भी आगे बढ़कर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे जामिया है, या फिर हम एएमयू की बात करें, इनकी फंडिंग पर पूरी तरह से नकेल कसनी होगी। और वो इंस्टीट्यूशंस, वो इदारे जो ज़कात से भी चलते हैं, जहाँ पर ज़कात आती है, फिर क्योंकि अगर जब भी इस तरह के फंडिंग को रोकने की बात आती है, तो या फिर ये बात कही जाती है, तो कहते हैं कि भई हम अपनी ज़कात से चला रहे हैं, आपको क्या लेना-देना, हम कुछ भी करें। नहीं, आप एक लोकतंत्र में रहते हैं, देश संविधान से चलता है। कहीं से किसी भी तरह से फंडिंग आ रही है देश में, ज़कात की ही हो, चाहे सरकारी किसी महकमे से या सरकार ने दी हुई फंडिंग हो, हर हाल में इस देश का पैसा है, और इस देश का पैसा किस तरह से कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इसकी पारदर्शिता की ज़िम्मेदारी सरकार के ऊपर होनी चाहिए। उसको उनके ऊपर नकेल कसनी चाहिए, और एक 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 पूरी तरह से एक शिकंजा हो कि कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, किस तरह से रेडिकलाइज़ेशन को रोका जा सकता है। डी-रेडिकलाइज़ेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। महिलाओं को वो अधिकार, वो आज़ादी देना जो उनका अधिकार है, ये सुनिश्चित करना भारत की महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत के मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, और उसके लिए एक अहम कदम है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आता है, तो इस देश में जो मुस्लिम समाज है, उसको मुख्यधारा से जुड़ने में बहुत अहम मुझे लगता है भूमिका यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की हो सकती है। जैसा कि हमने देखा कश्मीर में जो स्थिति थी धारा 370 के पहले, वो पाकिस्तान की बात करते थे, पाकिस्तानवादी मानसिकता थी, घर-घर में आतंकवाद था, इंसर्जेंसी को कंट्रोल बहुत हद तक 370 के बाद कर पाई हैं। जो मानसिकता है, वो कश्मीरियों की भारत के प्रति ही और भारत को लेकर बदली है। उनको लगता है कि वो भारत का हिस्सा हैं, वो खुद को महसूस करते हैं भारत से जुड़ा हुआ, मुख्य धारा से जुड़ पा रहे हैं। कश्मीर में टूरिज़्म एकदम ऊपर है, पीक पर है, लोग फ्लरिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। तो मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए कहीं न कहीं इस तरह के बेहतर कदम उठाने की ज़रूरत है। मुसलमान समाज को इंटीग्रेट करने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यूसीसी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ डी-रेडिकलाइज़ेशन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी आएँ और कोई बहुत बड़ा-सा कोई स्टेप ले लें ड्रास्टिक सा, ऐसा नहीं। ये एक स्लो प्रोसेस है, और जो मेजर स्टेप्स हैं उनको लेना, डी-रेडिकलाइज़ेशन करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सऊदी का एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है। सऊदी किस तरह से महिलाओं को अधिकार दे रहा है, और जो कहीं न कहीं इस तरह की रिवायती सोच है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो हदीसें हैं, जो कंट्रोवर्शियल हैं, उनको डिस्कार्ड सऊदी कर रहा है। तो ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल हैं जो भारत अ, मुसलमान अपने ही मुसलमानों के सामने रख सकता है कि किस तरह से हमें भी बेहतरी के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत है, ताकि हम सब एक साथ आगे बढ़ सकें। लेकिन ये सफ़र बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है, और लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं, और हमें ही करना है, क्योंकि सवाल हमारे देश का है, और हमारे देश की मिट्टी की जब बात आती है, तो हमारे लिए कोई भी काम बड़ा नहीं है, और हमें हमें ही ये करना है, और हम सबको मिलकर भारत के लिए इस रूढ़िवादी मानसिकता को, ने रूढ़िवादी तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये खतरनाक जो अलगाववादी मानसिकता है, जो भारत का विभाजन करने की, या भारत को दारुल हर्ब बनाने की
सोच रखता है, उसको नष्ट करने के लिए हमें जो ज़रूरी और बेहतर कदम है, उनको उठाने की ज़रूरत है। तो आज बस मैं यही आप सबसे कहना चाहती थी क्योंकि हम सबको कहीं न कहीं इस पूरे इनिशिएटिव में अपनी भागीदारी देना बहुत ज़रूरी है। सरकार को अहम कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। इसी के साथ मैं चलती हूँ और अगले वीडियो में आप सबके साथ मैं हाज़िर होंगी और तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख़्याल रखें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मैं लगातार इस तरह की वीडियो के साथ अब आऊँगी आप सबके सामने। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।